चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, wherein we were converting इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जो रिएक्शंस खुद से नहीं हो पा रहे थे, देवर नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, उनको हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दिया था। यही था, है ना। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करेंगे, जो ऑलरेडी रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस हैं उनको करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थे उनको करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे ताकि वो हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। यहाँ पे जो पहले से ही हो रहे हैं उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, यानी कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, कमेंट डाल लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनके बारे में लिखना है डेफिनेशन नीचे। ब्रैकेट में गैल्वेनिक सेल देता है, इसका एक और नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। इसमें देखो a device used to convert a device used to convert a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction, a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called an electrochemical cell, is called an electrochemical cell. So it is also known as, it is also called as galvanic cell. It is also called as galvanic cell, or voltaic cell, VOLTAIC, voltaic cell, after the names of Luigi Galvani, LUIGI, Luigi Galvani, GALVANI, and Alexandro Volta. Luigi Galvani and Alexandro Volta, मतलब इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ट्राइंग टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइम ना, in this indirect redox reaction takes place. In this indirect redox reaction takes place. In this indirect redox reaction takes. वहां पे क्या हो रहा था, एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, है ना, बट यहाँ पे अलग अलग बीकर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एंड दोस टू बीकर्स विल बी कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल सप्लाई। हम बाहर से एक वायर कनेक्ट करेंगे, कंडक्टर कनेक्ट करेंगे और बीच में सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे ताकि दोनों सेल आपके कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो क्या लिखे, इन दिस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस
हाँ, वो तो कंसेप्ट सेम है, एओसी आज जो बताया था। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा। अब आपका वो तो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा ना, मतलब जिसको हमने कैथोड बनाया है, जिसको हमने एनोड बनाया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, और उसमें भी आपने पूछा था ना कि नाम क्यों नहीं चेंज किया, तो कंसेप्ट सेम रखने के लिए आप बोल सकते हो कि नाम चेंज कर दिए। कंसेप्ट क्या सेम रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होगा, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, चेंज कर दिए। पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते थे अभी तक, नेगेटिव को कैथोड बोलते थे। अब हम नेगेटिव को एनोड बोलेंगे और पॉजिटिव को कैथोड बोलेंगे। हाँ, जो सेल्स अपन यूज करते डे टू डे वो यही है। तो इसमें पहला हेड डाला है डेनियल सेल। डेनियल सेल, DANIEL, डेनियल सेल ना, इसका वर्किंग देखते हैं। वो जो जिंक और कॉपर वाला जो सेल है ना, दैट इज नोन एज डेनियल सेल। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल बताया ना, अपन एक बार डिस्कस किए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये डेनियल सेल के डायग्राम है जहां पे जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। बाहर से हमने कॉपर वायर यूज किया दोनों कनेक्ट करने के लिए, और बीच में आपका एक सॉल्ट ब्रिज है। हम देखेंगे कि जितना भी जिंक है वो डिसॉल्व होता जा रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव, लिविंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है एंड इट इज नेम्ड एज एनोड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, जिंक डिसॉल्व होके बाहर गया, यानी कि Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो के यहाँ आएंगे तो कॉपर टू पॉजिटिव जो कॉपर सल्फेट का होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर टू पॉजिटिव होगा, वो इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट होगा, दैट इज Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। तो अगेन यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जनरली हम जब सेल को रखते हैं तो लेफ्ट साइड में हम एनोड को रखते हैं और राइट हैंड साइड में कैथोड को। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन को लिखोगे तो क्या आ जाएगा आयनिक फॉर्म में, Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive plus इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन उसने दिए इसने गेन कर लिए, तो आपको ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस लिखोगे, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। एक में आपको प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जहां लॉस हो रहा होगा, और एक में आपको रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जहां पे गेन हो रहा होगा। मैं क्लियर? तो इतना इसमें डेनियल सेल के बारे में। तो इसमें this cell converts this cell converts chemical energy liberated chemical energy liberated during the redox reaction during the redox reaction during the redox reaction। ये वाला redox reaction लिखना, ओवरऑल वाला ये वाला Zn plus Cu2 positives give Zn2 positive plus Cu, ये ओवरऑल redox reaction है। बाकी तो इंडिविजुअल को तो अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो this cell converts the chemical energy liberated during the redox reaction this to electrical energy and has an electric potential equal to and has an electric potential equal to and has an electric potential equal to 1.1 volt 1.1 volt when 1.1 वोल्ट एक सेल है ये, जस्ट है ना,
मुझे अगर इससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, जो बैटरी बन जाएगी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट? तो क्या लिखे 1.1 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, when concentration of Zn2 positive and Cu2 positive ions is unity, मतलब 1 मोल पर लीटर। हमने दोनों कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को 1 m लिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन भी है। हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ी थी ना, ई नॉट, याद है? वो टेबल देखे थे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट टेबल इज आल्सो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड वैल्यूज ओनली। मतलब कंसंट्रेशन सबका 1 m लेके ही वैल्यू निकाली गई है सबकी। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ये जो वैल्यू अभी अपन ने लिखी 1.1, वो 1.1 नहीं रहेगी, उससे कम या ज्यादा हो सकती है। समझ रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या कंसंट्रेशन लिया। तो हमने देखा ना कि कंसंट्रेशन चेंज करने से कंडक्टिविटी कम होती है, बढ़ती है, राइट? हमने पढ़ा है ना, हमने लिखा भी है फैक्टर्स कि व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल। ठीक है, उसमें एक फैक्टर ये भी था, कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने पे भी कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे अभी जो हम वैल्यू लिखने वाले ई नॉट दैट इज 1.1 वोल्ट जो लिखे हैं, वो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब दोनों का कंसंट्रेशन 1 m लिया गया। आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको हम नर्व्स इक्वेशन बोलते हैं। हम नर्व्स इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये जो भी आपने लिखा है, ये सेल का ईएमएफ है 1.1 वोल्ट। ठीक है, जो हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे या वोल्ट मीटर लगाओगे तो हमें मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर आपने एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो आपको मिल जाएगा। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटा सा छोटा डिफ्लेक्शन भी कैच कर देता है। हाँ, बट गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का क्या है, उसका लीस्ट काउंट से कम वोल्टेज अगर आ रहा है तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं ताकि उसका थोड़ा बहुत भी रीडिंग आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इज यूनिटी दैट इज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, the overall reaction can be, yeah, the overall reaction may be split into, the overall reaction may be split into, the overall reaction may be split into two half reactions, two half reactions, two half reactions। ये दोनों रिएक्शन लिख लो, Zn changing to Zn2 positive plus 2 electron and copper 2 positive plus 2 electron getting changed to copper। जहां Zn वाला लिखेंगे ना उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना, और जहां कॉपर वाला लिखेंगे उसके ब्रैकेट में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, सेल का इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं शॉर्ट में कि जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किए, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, नीचे लिखना अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, a zinc rod is placed in zinc sulfate solution and a copper rod is placed in copper sulfate solution। And copper rod is placed in copper sulfate solution in two separate beakers, in two separate beakers, in two separate beakers। ठीक है, फुल स्टॉप। दो पॉइंट और लिखना है। एक पॉइंट लिखना है कि दोनों रॉड्स को हमने वायर से जोड़ के रखा बाहर, और दोनों सॉल्यूशंस को हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ के रखा है। ठीक है, कितने कंस्ट्रक्शन है इसका? ठीक है, तो लिख लेना द the electrodes are the electrodes are connected by a wire, the electrodes are connected by a wire, the electrodes are connected by a wire and
The two solutions are connected by a salt bridge. Are connected by a salt bridge. By a salt bridge. ठीक है, इसका डायग्राम बना लो, फिर अपन सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लिख लेते हैं। जल्दी से डायग्राम बना लो। ऐसी ऐसी मतलब मैं नहीं समझ क्या पूछ रहे हो। ये ऐसा ना सर, आप रहने जाते हैं। पता नहीं डॉक्टर में आ रहा है। यहाँ आप लोग लगा लेना, ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ नहीं लगाऊंगा ना, आप लोग लगा लेना वोल्ट मीटर, ऐसे एरो देके वोल्ट मीटर लिख लेना। इलेक्ट्रॉन फ्लो लेफ्ट टू राइट दिखा रहे हैं, और कन्वेंशनल करंट जो फ्लो करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखते तो उसका फंक्शन कहते हैं, कभी कभार आता है, अगर राइट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज वो भी ले सकते हैं। क्या लिखना? A salt bridge is a U-shaped tube. A salt bridge is a U-shaped tube. U-shaped tube containing concentrated solution of an concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, or solidified solution of electrolyte in of such an electrolyte in solidified solution है कि पेस्ट टाइप solidified solution। एक तो सोल्यूशन बोल रहा है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होगा एकदम, और एक या तो इसी इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बना लो वही अगर या फिर जिलेटिन के साथ। तो क्या लिखे? सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट इन अगर AgAr डैश AgAr, ये एक्चुअली दो या दो से ज्यादा प्रोटीन का मिक्सचर होता है अगर ठीक है, एंड जिलेटिन GELATINE, KCl, KNO3 एंड पोटेशियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट।
एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर अपन इनर्ट लिखे ना, इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अंदर जाके। एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज द वन, an inert electrolyte is the one whose ions do not take part in redox reaction, do not take part in redox reaction. So the main functions of salt bridge are, the main function of salt bridge are the main function of salt bridge are, first point लिखना, to complete the electrical circuit, क्योंकि बाहर से तो वायर से सर्किट कंप्लीट है बट इंटरनली सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, ये सॉल्ट ब्रिज आपके सर्किट को कंप्लीट कर रहा तभी करंट फ्लो होगा। करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता ना, आप लोग पढ़े होगे, करंट नीड्स अ क्लोज्ड पाथ टू फ्लो, राइट। तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट by allowing the ions to flow from one solution to the other, by allowing the ions to flow from one solution to the other. And second point लिखना, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें सर्किट ही कंप्लीट होना होता तो हम सीधा वायर भी लगा सकते थे ना यहाँ पे, बट सॉल्ट ब्रिज क्यों लगा, क्योंकि वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक सॉल्ट होगा, वही KCl KNO3 या K2SO4, जो आपके दोनों सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखेगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते जा रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए वहां से एक अपोजिट चार्ज का आयंस दोनों के पास जाके उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, टू maintain the electrical neutrality of the solutions, to maintain the electrical neutrality of the solutions in the two half cells, in the two half cells। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, जितने भी Zn निकल रहे हैं वो Zn2 पॉजिटिव बन के यहीं आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव SO42 नेगेटिव को पीछे ही छोड़ दिया है और खुद जाके डिपॉजिट होता जा रहा है, यही हो रहा है। मतलब जिंक डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रोड जो है जिंक का वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर Zn2 पॉजिटिव बनता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस रॉड में, यहाँ से वो ट्रैवल करके यहाँ जा रहे हैं, यहाँ उन इलेक्ट्रॉन को Cu2 पॉजिटिव गेन करके Cu डिपॉजिट होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक डिसॉल्व हो रहा है एक डिपॉजिट हो रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे SO42 नेगेटिव बच जाएगा और यहाँ बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये पूरे बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि फिर सेल का रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। To avoid that, टाइम टू टाइम सॉल्ट ब्रिज इनको न्यूट्रल करता रहेगा, Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए SO42 नेगेटिव आ जाएगा, SO42 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए K पॉजिटिव आ जाएगा, तो इससे आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है, फिर आप चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, अगर बैटरी आपकी रिचार्जेबल होती है तो हम उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, वी गिव एक्सटर्नल सप्लाई चार्जिंग करने के लिए। एक बैटरी को आप पहले फुल चार्ज कर लो, वी यूज इट, तो ये काम होगा, धीरे धीरे करके वो डिस्चार्ज हो रही है, राइट। अब आप अगर इसको कनेक्ट कर दो एक्सटर्नल सप्लाई से तो वो फिर से चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल सप्लाई लगानी पड़ेगी जो रिएक्शन को रिवर्स करे। रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या, देखो अभी क्या हुआ है, जिंक डिसॉल्व हुआ है, कॉपर डिपॉजिट हुआ है, हम एक्सटर्नल सप्लाई बाहर ऑपोजिंग नेचर के लगाएंगे, वो भी इससे ज्यादा, ये 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है ना, राइट। तो हम एक एक्सटर्नल सप्लाई लगाएंगे बाहर से जो कि इससे ज्यादा वोल्टेज की होगी पर ऑपोजिंग नेचर की, मतलब ये प्लस 1.1 है तो हम माइनस 1.1 से ज्यादा वाला वोल्टेज लगाएंगे ऑपोजिंग नेचर। उससे क्या होगा,
अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जो यहां से यहां फ्लो कर रहा था, अब वो यहां से यहां फ्लो करेगा, उल्टा, करंट भी उल्टा। तो अब कॉपर डिसॉल्व होना चालू करेगा और जिंक रॉड में डिपोजिशन चालू होगा। ये डिसॉल्व होगा और यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होगा, जैसे अभी कॉपर के साथ होगा। ये रिचार्ज प्रोसीजर होता है। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये डिस्चार्ज प्रोसीजर है, जहां पे जिंक जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है कॉपर में और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। पर जब हम एक सप्लाई बाहर से देंगे ऑपोजिंग नेचर की, तो वो उल्टा रिएक्शन करवाएगा पूरा। तब कॉपर डिसॉल्व होगा, क्योंकि कॉपर वैसे पूरा डिपॉजिटेड है ना, वो डिसॉल्व हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिंक विल गेट डिपॉजिट अगेन, अगेन आपका बैटरी चार्ज, फिर आप यूज करोगे। समझ रहे हो क्या लिखे? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा तो अल्टीमेटली द सेल रिएक्शन विल स्टॉप, नो मोर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो नीचे लिखना इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक बार बार जेड बस लिखना ना, पूरा जेड आई एनसी मत लिखना। इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय जिंक इलेक्ट्रोड will flow to copper, will flow to copper and will neutralize Cu2 positive ions of the solution, leaving behind SO4 2 negative ions, which makes the solution negative, SO4 2 नेगेटिव को छोड़ के चला जाएगा ना वो, तो सॉल्यूशन धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है, मेकिंग द सॉल्यूशन नेगेटिव, फुल स्टॉप। उसी समय एक और चीज क्या हो रही है, Zn भी Zn2 पॉजिटिव बन के बाहर आ रहा है ना। at the same time Zn2 positive ions produced from zinc will enter into the solution, giving it a positive charge, आपका सोल्यूशन लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता जाएगा, राइट वाला नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, गिविंग इट अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस अगर एक्यूमुलेट हुए as a result of accumulation of charges, further flow of electrons will stop, and hence the current stops flowing, देखो ये जो डेनियल सेल हमने बनाया ना, ये तो समझाने के लिए डेनियल सेल ऐसा बना है, कमर्शियल डेनियल सेल ऐसा नहीं होता ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम कैसा होता है कमर्शियल। ये देख लो डेनियल सेल, ये है। हमने यहाँ पे समझाने के लिए दोनों अलग अलग बीकर अलग अलग जगह बना दिए, यहाँ पे भी दोनों अलग अलग रिएक्शन नहीं हो रहे, बट है वो एक ही बीकर के अंदर दूसरा बीकर के सेल जो रहता है वो एक ही रहता है ना, आप दोनों थोड़ा अलग अलग लगाते हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो है एक साथ ही, बट बाहर के बीकर में आप देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अंदर के बीकर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोल्यूशन लिया हुआ है,
ये कॉपर का वेसल ही है, अलग से इलेक्ट्रोड डिप नहीं कर रहे हैं, कॉपर का वेसल ले लिए, वही बिहेव करेगा एज कॉपर इलेक्ट्रोड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझाने के लिए हमने इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए, बट वहां पे देखो कॉपर का वेसल ही कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वर्किंग समझाने का नहीं है, ये जिंक रॉड डिप की हुई है, ये तो आप एनक्लोज कर देते हो एक कवरिंग में तो वो सेल हो जाता है, ड्राई सेल जिसको हम बोलते हैं, पेस्ट के फॉर्म में देते हैं एक्चुअली वो, ड्राई। ठीक है, चलो ये फंक्शन हो गया ना सॉल्ट ब्रिज का। नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन में, the zinc electrode at which the zinc electrode at which the zinc electrode at which oxidation takes place is called anode. The zinc electrode at which oxidation takes place is called anode. Is called anode. Whereas the copper electrode, at which reduction takes place is called cathode. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एनोड इज designated as negative pole. Anode is designated as negative pole. नहीं ये अलग, ये अपन इसका वर्किंग लिख रहे हैं। पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन में सॉल्ट ब्रिज भी था, उससे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझा दिए। नाउ वी आर राइटिंग द वर्किंग ऑफ दिस सेल। ठीक है, क्या लिखिए, anode is designated as negative pole, whereas copper electrode is designated as positive pole. Cathode is designated as positive pole. The anode, it is designated as negative pole, and cathode is designated as positive pole. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। लिख लो नीचे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। Electrons flow from negative pole to the positive pole. However, conventionally, the current is set to flow in opposite direction. The current is set to flow in opposite direction. Okay. Next time, as the reaction proceeds, reaction हम पहले लिख चुके हैं, oxidation half cell and reduction half cell. As the reaction proceeds, weight of copper rod will increase, है ना? जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो कॉपर रॉड भारी होती जाएगी ना, क्योंकि उस पर कॉपर चिपकता जा रहा है। As the reaction proceeds, the weight of copper rod will increase, while that of zinc rod will decrease. ठीक है, अब वो जो मैंने एक्सटर्नल वाले के बारे में बताया ना, उसके बारे में भी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे उसको। लिखना, if an increasing external opposing potential is applied to the cell, if
and increasing external opposing potential is applied to the cell यहां पे अपन सेल के पोटेंशियल को ई सेल बोलते हैं, ठीक है, ई सेल, सेल का पोटेंशियल, ईएमएफ से ई आया आपको, ठीक है। और जब एक्सटर्नल बोल रहा हूं तो वहां पे अपन ई एक्सटर्नल लिख रहे हैं, जहां पे आप एक एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, और ठीक है। तो इफ एन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल ऑपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड, comma, the reaction continues to take place, the reaction continues to take place, the reaction continues to take place so long as E external is less than E cell, is less than E cell। इन आपको समझा था कि जब तक पोटेंशियल कम होगा जो बाहर लगाए हैं, अगर वो पोटेंशियल कम है और ये इसका सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। जहां वो उससे ज्यादा हो गया एक्सटर्नल पोटेंशियल आपके सेल के पोटेंशियल से, तब रिवर्स रिएक्शन होगा। द सेल कंटिन्यूज टू टेक, the reaction continues to take place in the cell so long as E external is less than E cell। First up, when E external becomes equal to E cell, when E external becomes equal to E cell, हाँ बोल सकते हो, तीन केस है। When E external becomes equal to E cell, comma, the reaction stops, the reaction stops and current becomes zero। तो कि दोनों एक +1.1 है, दूसरा -1.1, 0, ठीक है। अब आप इस -1.1 को और बढ़ाओ, तो उल्टा फ्लो होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का। क्यों नहीं होगा फ्लो? अभी क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल है, तो ओवरऑल पोटेंशियल 0 हो गया, कैंसिल ईच अदर, राइट। बट अब हम ऑपोजिंग वाले को और बढ़ाएंगे सेल के पोटेंशियल से ज्यादा। जब तक सेल का पोटेंशियल हाई था ना, तो करंट आपका प्रॉपर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा था, पॉजिटिव रॉड से नेगेटिव रॉड की तरफ, और करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव रॉड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट जहां आपने एक्सटर्नल ऑपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से यानी कि ई सेल से ज्यादा लगाया, तो रिवर्स होगा, वही चार्जिंग वाला प्रोसेस। उसके नीचे लाइन में लिखना, on further increasing E external, on further increasing E external, on further increasing E external, it is just like जैसे आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो ना, आप अगर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी वहां मूव करते रहेगी उसी डायरेक्शन में। अब अगर आप यहां से एक और फोर्स लगा दिए पर वो इससे कम है, तब तक बॉडी मूव करती रहेगी। पर आप अगर ये फोर्स बढ़ाए और वो इसके बराबर कर दिए, तो अब बॉडी रुक जाएगी, बैलेंस फोर्स। अब अगर ये फोर्स ज्यादा कर दिए तो बॉडी पीछे आना चालू, समझ रहे ना? बस यहाँ भी वही चीज होगा, बस बॉडी, समझ रहे, और फोर्स की जगह यहाँ पे पोटेंशियल। पढ़े ना, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर एक बॉडी के अंदर आप दो फोर्स लगा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी सेम मैग्नीट्यूड का, तो द बॉडी विल नॉट मूव, या अगर वो मूव कर रही होगी तो वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, है ना, फर्स्ट लॉ। तो क्या लिखिए, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ई एक्सटर्नल द रिएक्शन स्टार्ट्स but in the opposite direction, but in the opposite direction, but in the opposite direction। देखो ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा ना ओवरऑल वाला, इसमें Zn plus Cu2 पॉजिटिव got changed into Zn2 पॉजिटिव plus Cu, राइट। इसलिए आप देख लो कि बीकर में कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है और डिपॉजिट हो गया, राइट। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
तो डेफिनेटली जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, पढ़ते हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बट क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट उसको भी करवा सकते हो। कैसे? बट उसके लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी, जो अभी अपन कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव फोर्स या नेगेटिव या अपोजिंग पोटेंशियल बोल सकते हो, जिससे अब रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। अब आपका कॉपर जो है वो डिसॉल्व होगा और जिंक जो है वो डिपॉजिट। तो मतलब आप बोल सकते हो कि इस केस में आपका सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, कि आपने सप्लाई दी बाहर से, और वो सप्लाई देने के बाद जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था वो हो गया। तो नाउ द सेल विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या लिखे हैं? ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ई एक्सटर्नल the reaction starts again but in the opposite direction, full stop. The cell now acts like an electrolytic cell. कौन सा होगा? बट उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, इसमें क्यों इक्विलिब्रियम होगा? इसमें नहीं होगा। हाँ, क्या लिखे? The cell now acts like an electrolytic cell, full stop. Now the electrons will flow from copper to zinc. अभी तक जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एंड करंट कॉपर से जिंक की तरफ आ रहा है। अब उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, है ना, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। और अभी तक जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब उल्टा होगा, जिंक विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर विल बी डिसॉल्व। तो एक लाइन वो भी लिख के एंड करते हैं। फर्दर जिंक विल बी डिपॉजिटेड ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड, further the zinc electrode, and copper will dissolve from the copper electrode. Copper will dissolve from the copper electrode. ठीक है। अब ये एक सेल हम बना सकते हैं कॉपर सिल्वर का। कॉपर सिल्वर में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? कॉपर, है ना। सिल्वर और नीचे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर सिल्वर के ऊपर है। हाँ, तो कॉपर के नीचे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम तीनों ही है। फिर सिल्वर तो ज्यादा होगा। हाँ, पहले गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर प्लैटिनम है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव। गोल्ड सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। सिल्वर ठीक है, वो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव। तो अभी अपन अगर सेल लेते हैं कॉपर का और सिल्वर का, तो कॉपर बनेगा आपका एनोड एंड सिल्वर बनेगा कैथोड। जैसे अभी जिंक को हमने लेफ्ट में बनाया था, वैसे कॉपर को हम लेफ्ट में बनाएंगे और सिल्वर आपका राइट साइड में बनाएंगे। कॉपर में होगा ऑक्सीडेशन, सिल्वर में होगा रिडक्शन। वहां का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? कॉपर प्लस Ag1 पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव होता है, गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा ना कॉपर 2 पॉजिटिव बनने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो Ag पॉजिटिव ने गेन कर लिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका दूसरा Ag पॉजिटिव गेन करेगा। अब रिएक्शन आपका समझ में आ रहा है? बैलेंस है ना इक्वेशन। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अ कॉपर सिल्वर सेल। और ऊपर जो मैंने लिखा दैट इज द रिएक्शन फॉर जिंक कॉपर, जिसको अपन डेरियर सेल बोलते हैं। नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंपली केमिकल सेल ही बोल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना केमिकल सेल क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? बार बार इतना बड़ा डायग्राम थोड़ा बनाते रहेंगे सॉल्ट ब्रिज लगा के, है ना।
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन अपन यूज कर सकते हैं, नीचे लिखना बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द इलेक्ट्रोड on which oxidation takes place is written on the left hand side, is written on the left hand side. लिखते समय भी लेफ्ट हैंड साइड में, रखते समय भी अपन डायग्राम बनाते समय भी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे उसको ना. is written on the left hand side and the other electrode, and the other electrode on which reduction takes place is written on the right hand side. Other electrode on which reduction takes place is written on the right hand side, is written on the right hand side. ये तो समझ में आया कि जिंक लेफ्ट साइड में लिखना है, कॉपर के बारे में राइट साइड में लिखना है. ठीक है, अब लिखना कैसे उसके बारे में एक लाइन लिखना नीचे. द इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट, LHS लिखना ना, बार बार लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे. द इलेक्ट्रोड ऑन द LHS is written by writing the symbol of metal first, is written by writing the, is written by writing the symbol of the metal first, followed by the symbol of the iron, followed by the symbol of the iron with its concentration in brackets, with its concentration in brackets, concentration in brackets. देखो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, Zn got changed to Zn2 पॉजिटिव. उसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो श्योर है, बट लिखेंगे कैसे, पहले हम मेटल का सिंबल बनाएंगे दैट इज Zn, और फिर लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव दैट इज आयन, और ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, अभी मैं C1 नाम कंसंट्रेशन. ठीक है, और बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल लाइन. ये सिंगल लाइन क्या शो कर रही है, इन दोनों के बीच का इंटरफेस. ये Zn है ना, ये Zn है, Zn2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, तो दोनों के बीच में एक लाइन है ना, एक इंटरफेस, एक बाउंड्री है. दैट बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल लाइन. समझ में आया. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन के बारे में ही लिखेंगे, और कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे. देखिए यहाँ पे Zn Zn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, राइट. अब राइट हैंड साइड के बारे में लिखना, the electrode on the right hand side यानी कि RHS, the electrode on the RHS is written by first writing the ion. वहां क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव चेंज होके कॉपर बन रहा है ना, तो पहले आयन लिखेंगे और फिर कॉपर, फिर आपके मेटल का सिंबल लिखेंगे. The electrode on the right hand side is written by first writing the ion along with its concentration in brackets, along with its concentration in brackets, followed by symbol of the metal, followed by symbol of the metal. ठीक है, मतलब कि कॉपर टू पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन ब्रैकेट में, अगेन अ सिंगल वर्टिकल लाइन, कॉपर. समझ में आ रहा है. अब दोनों के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, तो उसके लिए अपन एक डबल लाइन लगाएंगे. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ टेलियंस. ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, नर्स इक्वेशन अभी अपन लगाए नहीं, लगाएंगे, पीछे में लगता है, सब में लग जाएगा. नर्स इक्वेशन तो हर इलेक्ट्रोड में लगेगा, हर सेल में लगेगा, अगर आप उसको अलग कंडीशन में रखते हो तो.
तो नर्व सिचुएशन नहीं, किसी रिसी में लगाएंगे अपन। ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है सेल का। आप इसको भी अभी रिप्रेजेंट करके दिखाओगे मुझे, इसको कैसे अपन लिखेंगे। ये समझ में आया सबको क्या लिखे अपन? जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए लेफ्ट साइड में जिंक आएगा, कॉपर में रिडक्शन हो रहा है इसलिए राइट हैंड साइड में कॉपर आएगा, पहला चीज। दूसरा, ऑक्सीडेशन में मेटल आयन में चेंज होता है और रिडक्शन में आयन मेटल में चेंज होता है, इसलिए पहले मेटल बाद में आयन, फॉलोड बाय कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट। सेकेंड वाले में पहले आयन बाद में मेटल, फॉलोड बाय कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट। कंसंट्रेशन आयंस का ही लिखेंगे क्योंकि सोल्यूशन का ही कंसंट्रेशन होगा, रॉड का कंसंट्रेशन नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए जहां पे आपका मेटल है ना वहां पे कोई कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं सॉलिड, बट जहां आप आयन लिखोगे मतलब वहां आपको कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग इनटू अ सॉल्यूशन, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से आ रहा है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में जा रहा है। Am I clear? This is how we represent the cell, electrochemical cell. तो लास्ट लाइन वो डबल लाइन के बारे में भी लिख लो नीचे। सिंगल वर्टिकल लाइन represent the boundaries of electrodes, single vertical line represent the boundaries of the electrodes, and the double line represents the salt bridge, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना नीचे, एग्जाम्पल, ये वाला रिएक्शन लिखो, ये वाला फर्स्ट, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन है ओवरऑल, जहां पे Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, फिर ये लिखा है, द अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ये लिख लो। स्टैंडर्ड के केस में ये दोनों C1 C2 की जगह 1 1 लिखा रहेगा, समझ रहे हैं? पर जहां ये C1 C2 की जगह 1 1 नहीं आएगा तब आप बोलेंगे नर्व्स इक्वेशन यूज करके हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, समझ रहे हैं? पर अगर 1m लिखा तो हम टेबल देख के इनका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब इनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक, अभी C1 C2 रहने दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 होता ना तो आप Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग देखते टेबल में, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग देखते टेबल में, और जो ई सेल होता है ना वो ई सेल यानी कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है। आज हम नहीं पढ़े इस फॉर्मूला के बारे में, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट किसी भी सेल का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एनोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को माइनस कर देंगे, विल गेट द ई सेल जो बीच का वोल्टमीटर रीड कर रहा है, व्हिच इज 1.1 वोल्ट फॉर डेवियल सेल। अब जब ये वैल्यूज को टेबल से देख के लोगे ना तो 1.1 वोल्ट आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 0.86 होता है, एक का 0.34 होता है, आप माइनस माइनस प्लस करोगे तो 1.1 होता है। 86 एंड 34 110, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का आपको टेबल से मिल जाएगा अगर वैल्यू स्टैंडर्ड है तो, अदरवाइज हमें निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजिंग नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बस इसका रिएक्शन लिख के इसका भी सेल को रिप्रेजेंट करो जल्दी से। सेकंड एग्जांपल देख लो, कॉपर Ag का क्या होगा, सिल्वर और कॉपर का अगर सेल बनता है तो सेल रिएक्शन ये है, और हाउ विल रिप्रेजेंट द सेल, इसका लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन सेल, ये ना नीचे में सिल्वर Ag रहने दो, नहीं सर वो तो रिएक्शन लिखा है इसलिए मैंने बैलेंस किया है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए आप Ag पॉजिटिव को और Ag को Ag रहने दो, ठीक है। कॉपर चेंजिंग टू कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर डबल डैश Ag पॉजिटिव टू Ag, ठीक है।
तो ये हुआ आपके सिल्वर टेबल पे वैल्यू देख के हम लोग कोई ऐसे जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड लेके जिसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो हम लोग रिवर्स के रिएक्शन हो नहीं पाएंगे, तो आपको और ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो लेकिन इम्बैलेंस नहीं रहेगा। कैसे ही मतलब वो मतलब आप एक ऐसा ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल 4.45 वोल्ट आ रहा है ना, अब आपको बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई 4.5 वोल्ट से ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब रिएक्शन रिवर्स होगा। रिएक्शन रिवर्स तो होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, एसएचजी क्या होता है, और इसकी हेल्प से अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं सबका, जो टेबल में लिखा हुआ है। अरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, थोड़ा बहुत मैंने बताया था पिछले जब इलेक्ट्रोड, हाँ, जिसको अपन जीरो कंसिडर करते थे, एग्जैक्टली इसका जीरो मान लेंगे, है ना। अब जब आप इसको जिंक के साथ कनेक्ट करोगे, ये एक रॉड हो गया ना, जैसे जिंक का रॉड था डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन, कॉपर का रॉड था जैसे which was dipped in copper solution, वैसे ही हाइड्रोजन का रॉड dipped in water, ये है SHE बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करके चलते हैं बाय कन्वेंशन। अब इसके हेल्प से आप बाकी सबका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, वही टेबल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक है। रेफरेंस इसको मान के चलेंगे, ठीक है। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कुछ न्यूमेरिकल्स, वो सीरीज और उसका एप्लीकेशन। और भी है, जैसे वो तो एग्जांपल्स है बहुत सारे, जैसे लेड एसिड हो गया, ड्राई सेल हो गया, लेक्लांशिया सेल होता है, ठीक है। आपके ये लिथियम वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स अपन पढ़ लेंगे उसको। चलिए, थैंक यू।